So this session will also be recorded today. So today we are going to talk about laboratory safety guidelines and good laboratory practices. तो इससे पहले जो हमारे सॉरी हमारे डिस्कशन थी दैट वाज ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस एंड देन फंडामेंटल ऑफ गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस। तो ये दो लेक्चर्स हमने इससे पहले डिस्कस किए हैं टुडे, और इन दोनों लेक्चर्स में भी हमने कुछ हद तक डिस्कशन की लेबोरेटरी सेफ्टी गाइडलाइंस के हवाले से। और इस लेक्चर में हम थोड़ा डिटेल में उनको देखेंगे, और फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम स्पेसिफिक होते जाएंगे ऑन विल लाइक वर्क ऑन द स्पेसिफिक टॉपिक्स, जैसे रेगुलेटरी कंप्लायंस के हवाले से बात करेंगे, या इन्वायरमेंटल जो गाइडलाइंस हैं उस हवाले से हम बात करेंगे कि लेबोरेटरी के जो इन्वायरमेंट है उसको हम कैसे मेंटेन करते हैं, उसके क्या टूल्स होते हैं और किस तरह से। तो हम उसके बाद हम स्पेसिफिकली उस पर डिस्कस करना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसमें हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट्स मेनली अबाउट द लेबोरेटरी सेफ्टी गाइडलाइन। इससे पहले जो मैं शुरू करूं, इससे पहले मैंने आपको जो पहले लेक्चर्स में बताया वो ये था कि हमारा गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस पढ़ने का मकसद ये है ताकि हम अपनी लेबोरेटरीज को इस तरह से बना सकें, इस तरह से उन्हें रन कर सकें, इस तरह से मेंटेन कर सकें। द अल्टीमेट गोल इज कि हमारा जो डाटा आ रहा है, जो रिसर्च हम कर रहे हैं, या जो पेशेंट्स को हम रिपोर्ट्स कर रहे हैं, वो जो है वो एक स्टैंडर्ड की हो। अ, हमारा जो डाटा है वो रिप्रोड्यूसिबल हो, यानी कोई और अगर लेबोरेटरी उसी काम को करना चाहती है तो वहाँ पे भी वैसे ही रिजल्ट्स हैं। यानी एक तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हो, उसमें स्टैंडर्ड मौजूद हो, उसमें एक्यूरेसी मौजूद हो, और उसको रिपीट किया जा सके। ये हमारा अल्टीमेट जो है वो गोल है। तो आज हम जो है बात करेंगे लेबोरेटरी सेफ्टी गाइडलाइंस के हवाले से। तो लेबोरेटरी सेफ्टी गाइडलाइंस का आपको पता है कि वी हैव टू मेंटेन ए सेफ एंड प्रोडक्टिव लेबोरेटरी इन्वायरमेंट, एंड दैट इज एसेंशियल फॉर बोथ साइंटिस्ट एंड रिसर्चर। इससे पहले मैंने आपको बताया कि लेबोरेटरीज में एक प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर होता है जिसका रोल ये होता है कि वो आपको एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, आपको जहाँ पे ज़रूरत हो गाइडेंस की वो गाइडेंस प्रोवाइड करता है। वो ओवरऑल इंचार्ज होता है। फिर रिसर्चर्स होते हैं, या जो आप जैसे मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजीज के लोग हैं, वो सारा टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं, और उसमें कुछ असिस्टेंट्स होते हैं, तो सारों ने मिल के काम करना होता है। और इन सारों का रोल ही होता है सेफ्टी के हवाले से। दे ऑल हैव टू वर्क टुगेदर to maintain a safe working environment for all the people who are working in the laboratory. So these guidelines outline key practices to ensure the well-being of the persons. It's not only the well-being of the persons, इसमें जो individuals हैं उसकी नहीं, बल्कि आपके जितने colleagues हैं, आप अगर अच्छी से प्रैक्टिसेस करते हैं तो आप अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, अपने सैंपल्स को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिसपे हम अभी एक डिस्कशन भी करेंगे। अपने कोलीग्स की भी प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं, अपने फैमिली की भी प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं, और इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं। यानी सेफ्टी इसलिए भी ज़रूरी होती है कि इसमें ओवरऑल हम प्रोटेक्शन की बात करेंगे, कौन कौन से हैजर्ड्स मौजूद होते हैं लेबोरेटरीज में। जिस तरह से हमने पिछले जो है लेक्चर में डिस्कस किया कि लेबोरेटरीज में हम बायोलॉजिकल मटेरियल्स के साथ काम कर रहे होते हैं, हमारे पास पैथोजन मौजूद होते हैं, जिस तरह से डायग्नोस्टिक की लेबोरेटरीज होती हैं, हमारे पास केमिकल्स मौजूद होते हैं, हमारे पास इक्विपमेंट होते हैं, हमारे लेबोरेटरी में इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसके अपने हैजर्ड्स मौजूद होते हैं, फिर इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं, हर एक चीज़ के अपने हैजर्ड्स होते हैं, और उसकी प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास उसी अकॉर्डिंगली जो है टूल्स होते हैं, और उसी तरह से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो लेबोरेटरी सेफ्टी के हवाले से अगर हम बात करें तो लेबोरेटरी की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, जिस तरह से हम पहले भी डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो चीज़ ये होता है कि जो भी वर्किंग कर रहे हैं लेबोरेटरीज में, जो भी लोग वहाँ पे मौजूद हैं, सबसे पहले हमने इंश्योर करना है कि वो भी सेफ हों, उन्हें कोई किसी तरह से जो प्रॉब्लम है वो फेस नहीं कर रहे हों। तो अगर वो सेफ रहेंगे, अगर वो प्रोटेक्टेड रहेंगे, तभी तो वो काम कर सकेंगे। तो सबसे पहले हमने इंश्योर करना होता है जो पर्सनल वहाँ पे मौजूद हैं उनकी सेफ्टी है कि नहीं। So we have to follow a comprehensive approach. So lab safety encompasses a wide range of considerations from personal protective equipment to emergency procedures. तो हमारे पास एक comprehensive approach होती है कि हमने जिस तरह से हम डिस्कस कर रहे हैं कि it's not only a single person job, all have to work together to ensure the safety. ये सारों ने मिल के एक हमने जो है जिस तरह से गाइडलाइन सेट करते हैं, जिस तरह से हम प्रोटोकॉल सेट करते हैं, तो उन प्रोटोकॉल्स को सबने मिलकर फॉलो करना होता है। तो हमारी कम्प्रिहेंसिव जो है वो अप्रोच होती है।
देन वी हैव टू इंश्योर द रेगुलेटरी कंप्लायंस। जैसा से अभी आपने क्वेश्चन पूछा है कि अगर हमने रेगुलेटरी कंप्लायंस करनी है तो उसकी अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है हर एक लेबोरेटरी की। जैसे हमने इससे पहले डिस्कशन की कि फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरीज जो होती हैं उनकी अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। प्लांट साइंसेज की जो लेबोरेटरीज होती हैं उनकी अलग से होती हैं, जो डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज होती हैं। और हर एक की जो रेगुलेटरी कंप्लायंस होती है उसमें सेट ऑफ प्रोसीजर एंड प्रोटोकॉल्स होते हैं कि आपकी आपने जी एयर सर्कुलेशन कैसी लेबोरेटरीज में रखी हुई है, उसकी फ्लोर कैसा होना चाहिए, उसकी सीलिंग कैसे होनी चाहिए, वेंटिलेशन का सिस्टम किस तरह से होना चाहिए, आपके पास जो केमिकल्स हैं उसकी लेबलिंग आप कैसे कर रहे हैं, उनको स्टोरेज के हवाले से क्या क्या आपके प्रोसीजर्स हैं, क्या जो चीज़ें आपने लो टेम्परेचर पे रखनी है क्या उसे वो लो टेम्परेचर पे रख रहे हैं, लो टेम्परेचर को किस तरह से आप गेज करते हैं कि वाकई आपने मेंटेन किया हुआ है, लिक्विड नाइट्रोजन में जो चीज़ें होंगी वो क्या वहाँ पे मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें रेगुलेटरी जो है प्रोटोकॉल्स में आती हैं, तो उसके भी हम कंप्लायंस होते हैं। और अल्टीमेटली इसका पर्पस ये होता है कि जो भी आप एक्सपेरिमेंट करें, जो रिजल्ट आपके हों, दे आर दे प्रोड्यूस गुड डाटा, एक्यूरेट रिजल्ट्स आपके प्रोड्यूस हों। और उसमें हमें कंटिन्यूस लर्निंग भी करनी होती है कि जो भी लाइक रेगुलेटरी चेंजेस आती हैं या वैसे रिक्वायरमेंट्स आपकी चेंजेस होती हैं, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि ये फर्दर गाइडलाइंस आई हैं और इसको हमने फॉलो करना है। तो इन सारी ये एक बेसिक इसका इंट्रोडक्शन। फिर हमें इम्पोर्टेंस क्या है लैब की सेफ्टी, जो इससे पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। कि आप अगर किसी भी लेबोरेटरी में काम करते हैं तो आपने अपने आप की प्रोटेक्शन करनी। मैं इससे पहले भी आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी लेबोरेटरी में HIV के सैंपल्स आ रहे हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इवन a single needle prick can infect you with HIV। और या की laboratory में tuberculosis के सामने Pakistan is like have a high burden of tuberculosis. So if you are getting the sample of tuberculosis and there is no proper biosafety cabinet inside the laboratory and you are working on open benches, then there are very much chances that you can also get the infection. So you have to ensure that you have the personal protection। आपको PPEs जितने चाहिए, आप अपने आपको इंश्योर करना है कि यू आर फुली प्रोटेक्टेड while working inside the laboratory। देन वी हैव टू सेफगार्ड द रिसर्च। तो हमारा सिर्फ यही मकसद नहीं होता कि हमने अपनी प्रोटेक्शन करनी होती है, बल्कि हम अगर वर्क कर रहे होते हैं, मसलन हमने अगर ग्लव्स पहने हुए होते हैं, तो ग्लव्स से एक तो हमारी प्रोटेक्शन हो रही होती है कि वी आर प्रोटेक्टिंग आवर सेल्फ फ्रॉम द बायोलॉजिकल मटेरियल और केमिकल्स। ऑन द अदर साइड जो हमारे स्किन के ऊपर माइक्रोबियल फ्लोरा होता है, वो भी आपके सैंपल्स को डैमेज नहीं कर रहा होता, वो भी आपके सैंपल्स में नहीं जा रही होता। तो इस तरह से आप अपनी रिसर्च को सेफ गार्ड कर रहे होते हैं। दूसरा, फॉर एग्जाम्पल आपने हेयर प्रोटेक्शन ली है, आपने हेयर कवर पहने हैं लेबोरेटरी के अंदर, तो उसमें भी ये होता है कि आपका जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हो सकता है कि आपका कोई हेयर जो है वो उसमें चला जाए, और हेयर के ऊपर जो है उसकी अपनी प्रोटीन्स होती हैं, उसमें अपने एंजाइम्स होते हैं, वो आपके रिजल्ट्स को खराब कर दे। इसी तरह से आप लैब कोट पहनते हैं तो उसमें भी डबल इंश्योरेंस होती है, डबल प्रोटेक्शन होती है, आपकी भी प्रोटेक्शन हो रही होती है, आपके सैंपल्स की भी प्रोटेक्शन हो रही है। तो हमने अपनी रिसर्च को भी सेफ गार्ड करना होता है। देन वी हैव टू मेंटेन कंप्लायंस। ये हम इससे पहले भी हमने बताया है कि इम्पोर्टेंस ये भी है कि हमने कंप्लायंस करने हैं जितने भी जो गाइडलाइंस हैं, इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं, लोकल गाइडलाइंस हैं, तो उसको कंप्लाई करने के लिए भी हमें लैब सेफ्टी को इंश्योर करना है कि उसमें आपके सारे इक्विपमेंट्स मौजूद हों। आपके अगर फायर एक्सटिंग्विशर लैब में चाहिए तो वो मौजूद होना चाहिए, हैंड वॉशिंग के लिए सिंक अगर चाहिए तो आपका वो मौजूद होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमने कंप्लायंस के लिए भी करना होती है। और अल्टीमेटली हमारा एक और टारगेट होता है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमने इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन किया। फॉर एग्जांपल आप अगर लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं और आपकी जो है कोई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे काम कर रहे हैं जिस जो कि एयर बॉर्न है, फॉर एग्जांपल आप कोविड के सैंपल्स के साथ डील करें, तो कोविड के सैंपल्स अगर आप इस तरह से काम कर रहे हैं कि आपका बायोसेफ्टी कैबिनेट ऐसा है कि जो कि डायरेक्टली इट रिलीज द एयर इनटू द इन्वायरमेंट, तो फिर वो आप कोविड को इन्वायरमेंट में भी स्प्रेड कर रहे होंगे। तो इसलिए आपने श्योर करना होता है कि आप इस तरह से बायोसेफ्टी कैबिनेट में काम करें विच इज लाइक इफ द एयर इज बीइंग रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट, उसको आप बर्न करके रिलीज करें सो दैट वी इंश्योर दैट नो लेबोरेटरी एजेंट इज रिलीज्ड इन द एनवायरनमेंट। या आप किसी ऐसे फॉर एग्जांपल काम जगह पे काम करें, मुख्तलिफ पैथोजेंस के साथ आप काम करें, स्किन पैथोजेंस के साथ, आप स्टेफ ऑरियस के साथ फॉर एग्जांपल उसके सैंपल्स हैं आपके पास, और वो काम करके आप उसी तरह से हैंड वॉशिंग के बगैर आप अगर कुकिंग एरिया में चले जाते हैं या फूड कोर्ट में चले जाते हैं, यू कैन स्प्रेड द कंटेमिनेशन टू ऑल दोज प्लेसेस।
जिस तरह से स्किन के जो है वो इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो और इसके अलावा अगर वेस्ट की प्रॉपर डिस्पोजल नहीं होती तो उसमें भी इन्वायरमेंटल इश्यूज आ जाते हैं। तो इन सारों का मकसद ये होता है, वी हैव टू इंश्योर दैट we have the like personal protection, we have to safeguard the research, we have to maintain the compliance, and we have to go for the environmental protection. तो अब हम जनरल लैब सेफ्टी प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा जो जितने इसमें चीज़ें हैं जिन पे हमें फोकस करना चाहिए उस पे हम साथ साथ डिस्कस कर लेंगे। तो हमारी जनरल जो लैब सेफ्टी प्रैक्टिसेस हैं उसमें कुछ हाउस कीपिंग चीज़ें होती हैं। हाउस कीपिंग में ये होता है कि आपने अपनी लैब को क्लीन रखना होता है, ऑर्गेनाइज रखना होता है, और वी हैव टू फ्री फ्रॉम द क्लटर टू प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड श्योर एफिशिएंट वर्क फ्लो। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहली चीज़ ये होती है कि आप अपनी लेबोरेटरी में सारी चीज़ें, आपके इक्विपमेंट कहाँ पे पड़े हुए हैं, आपके जो रीयूजेबल चीज़ें हैं वो कहाँ पे हैं, आपकी डिस्पोजेबल चीज़ें कहाँ पे हैं, उसका एक प्रॉपर फ्लो आप रखते हैं। इवन इफ यू आर वर्किंग इनसाइड द बायोसेफ्टी कैबिनेट, उसका भी एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। ये हम अपनी वर्कशॉप में भी करेंगे कि उसमें आपने किस तरह से उसको बायोसेफ्टी कैबिनेट को ऑन करते हैं, फिर थोड़ी देर के लिए उसे फ्लो मेंटेन करने के लिए रखते हैं, फिर उसे प्रॉपरली क्लीन करते हैं, और उसके बाद एक प्रॉपर वे में आप जो कंटेमिनेटेड चीज़ें वो एक साइड पर रखते हैं, जो नॉन कंटेमिनेटेड होती हैं वो एक साइड पर रखते हैं। आपका एक क्लीन वर्किंग एरिया होता है। जो फ्रंट आपका फ्रंट जो एयर इनटेक होता है उससे कितने डिस्टेंस पे आप उसे रखते हैं, तो ये सारी चीज़ें हाउस कीपिंग में आपके आ जाती हैं। देन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज द साइनेज एंड लेबलिंग, कि आपकी जितने भी हजर्डियस मटेरियल है, जितने भी इक्विपमेंट हैं, उनको आप जो है उस पर प्रॉपर साइनेज मौजूद हो। यानी आपकी लेबोरेटरी है, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि आपकी लेबोरेटरी के डोर के ऊपर साइनेज मौजूद होनी चाहिए कि दिस इज अ क्लिनिकल लेबोरेटरी, दिस इज बायोलॉजिकल लेबोरेटरी, दिस इज अ केमिस्ट्री लेबोरेटरी, वट एवर इज द लेबोरेटरी, आपको वो मेंशन करना है कि फिर उसमें कौन सी है, बायोसेफ्टी लेवल 1 की है, 2 की है, 3 की है, वो भी आपको मेंशन करना चाहिए। फिर उसमें उसके ऊपर एक प्रॉपर साइनेज मौजूद होती है कि इसमें कौन कौन से हैजर्ड्स हैं। सो एवरीबॉडी शुड बी अटेंटिव व्हाइल एंटरिंग इनटू द लेबोरेटरी दैट दीज हैजर्ड्स, लाइक इसमें कंप्रेस्ड गैसेस मौजूद हैं, इसमें जो है एसर्स मौजूद हैं, बेसिस मौजूद हैं, इसमें ऑक्सीडाइजर्स मौजूद हैं, जो जो भी लैब के अंदर चीज़ें मौजूद हैं, या उसमें कट करने वाले कुछ ऐसे शॉप्स वाले इक्विपमेंट्स हैं, ये सारी अगर चीज़ें मौजूद हैं तो आपने अपनी लेबोरेटरी के ऊपर जो है वो मेंशन करते हैं। देन देर शुड बी कंटैक्ट नंबर ऑफ इमरजेंसी, लाइक कंटैक्ट पर्सन, उसका नंबर मौजूद होना चाहिए। कोई भी एक्सीडेंट अगर लेबोरेटरी में होता है तो आप उसको इंश्योर करें कि उसको आप कंटैक्ट कर सकें। दीज आर द साइनेज विच आर एट द डोर। फिर आपके जितना भी मटेरियल अंदर होता है, आपने बायोलॉजिकल वेस्ट कहाँ पे रखना है, केमिकल वेस्ट कहाँ पे रखना है, आपने केमिकल्स कहाँ पे रखने हैं, कब आपने यूज। तो साइनेज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द लेबोरेटरी, and you have to ensure it that there should be proper signage. And then there should be restricted access. जितनी भी आपकी laboratories होती हैं, there should be restricted access to the laboratory, and it is also mentioned on the laboratory that there should be restricted access to the laboratory. It's very very important that no other unauthorized person should enter the laboratory. That is very important. आपकी biological safety के लिए भी important होता है, आपकी जो है केमिकल सेफ्टी के हवाले से भी इम्पोर्टेंट होता है कि अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं होनी चाहिए बच्चों को लैब में। नहीं, क्योंकि आपको पता है बच्चे जो अंडर एज होते हैं, अंडर द एज ऑफ लाइक 10 ईयर्स हैं, दे एक्चुअली प्ले विद द थिंग्स जो भी होता है। और आपको पता है बायोलॉजिकल लेबोरेटरीज में इतने ज़्यादा इक्विपमेंट्स होते हैं, उसमें पैथोजेंस हो सकते हैं, एंड द kids, they have a nature that they start like playing with the things, and there are chances of infection. So we have to ensure that जो kids हैं, they shouldn't enter into the laboratory, उसको भी हमने इंश्योर करना होता है। तो ये सारी चीजें फिर इफ यू आर इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड, देन देयर शुड आल्सो बी रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि इफ यू आर वर्किंग इन अ डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी एंड इफ यू आर इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड, then you shouldn't work because the environment is loaded with the pathogens, and if you will be working in that laboratory, then there are chances that you can also get the infection. तो इसमें सिंपली अगर हम इसको करें तो इसमें ये होता है कि ओवरऑल अगर देखें तो आपने लैब के इन्वायरमेंट को मेंटेन करना होता है कि सारा वो क्लीन इन्वायरमेंट है। इसके लिए जो रिकमेंड किया जाता है, बट लाइक whenever wherever you are working in any laboratory, you clean your working area before starting the work, and then you start your work, and after completing your work you also once clean everything.
जो जो चीज़ जहाँ जहाँ से आपने उठाई वहीं पे आप रख देते हैं। इससे आपके कंटेमिनेशन के चांसेस बहुत हद तक रिड्यूस हो जाते हैं, आपके रिजल्ट्स बड़े अच्छे आते हैं। और दिस इज द प्रैक्टिस वी डू वेयर एवर वी आर वर्किंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड. So this is the housekeeping thing. Then we discuss about the signage and labeling. That should be like signage should be there. जो कि मैंने डिटेल में अभी डिस्कस किया है कि किस तरह से साइनेज जो है दे शुड बी एट द डोर, दे शुड बी इनसाइड द लेबोरेटरी, एंड वी शुड प्रॉपरली लेबल ईच एंड एवरीथिंग. फॉर एग्जांपल आपकी लेबोरेटरीज में जितने भी जो है डिस्पोजेबल्स हैं वो कहाँ पे मौजूद हैं. दे शुड बी लाइक वी शुड पुट द थिंग्स प्रॉपरली कि जी आपके जितने drawers and for example inside the laboratory, whatever is like if you have for example microfuge tube, you should label that microfuge tubes are sitting here. If there are like glassware, you should mention that if you are like have the flaws, they are sitting at that place and so on. So there should be proper signage of each and everything. That's also one of the regulatory compliance while working in the laboratory, and it should also be labeled. Like everything, every equipment should be labeled inside the lab. Every chemical, every equipment, everything which is inside the laboratory, there should be proper signage and labeling. And then we discussed that there should be restricted access while working inside the laboratory. Now we discuss briefly about the personal protective equipment, and this is what we have discussed already. That whatever laboratory you are working, it's the pharmaceutical laboratory, it's the diagnostic laboratory, it's the biotech laboratory. Every lab have a requirement of certain PPEs. उसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि आपका लैब कोट होना चाहिए, आपके ग्लव्स होने चाहिए. दिस इज लाइक द मस्ट थिंग इन ऑल द लेबोरेटरीज. जो बेसिक रिक्वायरमेंट है क्या आपने लैब कोट जरूर पहनना है लेबोरेटरी के अंदर. और लैब कोट का मैंने अभी डिस्कस किया कि वाई वी पुट ऑन द लैब कोट कि हम अपने जितने भी लाइक इफ यू आर वर्किंग इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी यू आर डीलिंग विद द पैथोजेंस एंड दे कैन लाइक गो ऑन योर. आप घर से हैं, घर के कपड़ों पे दे कुड बी एनी स्प्लैश, दे कुड गो इन ऑन योर लाइक क्लॉथ्स. और वो आप अगर घर वापस जाते हैं, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बुजुर्गों के साथ मिलते हैं, सो दे कैन आल्सो गेट द चांसेस क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता. दे कैन गेट द इन्फेक्शन. So we put on the basic equipment, basic personal protective equipments, जिसमें मैंने आपको बताया कि हमारे जो दो तीन चीजें हैं दे आर द मस्ट. फॉर एग्जांपल हमारा लैब कोट होना चाहिए, ग्लव्स होना चाहिए, और मास्क जो है वो होना चाहिए. मास्क में भी है कि अगर जो है इन सर्टन केसेस आप मास्क ना भी पहने तो जरूरत नहीं है. लेकिन अगर आप डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी में काम करें तो देन यू शुड पुट ऑन द मास्क. अब उसमें भी रिक्वायरमेंट होती है. फॉर एग्जांपल इफ यू आर वर्किंग विद बायोसेफ्टी लेवल 3 एजेंट्स तो उसमें आपने जो है N95 मास्क पहनना है. तो मास्क की बहुत ज़्यादा किस्में हैं दैट विल डेफिनेटली डिस्कस इन आवर वर्कशॉप. एवरीथिंग लाइक लैब कोट से लेकर, अब लैब कोट की आपको पता है कितनी ज़्यादा वैरायटी होती है, डिस्पोजेबल होते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स होती हैं. तो वी कैन हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैब कोट. उसकी एक पूरी लिस्ट है कि कितनी तरह के हैं, कौन सा मटेरियल है उसका. इसी तरह से लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग अबाउट द लाइक ग्लव्स. तो ग्लव्स में जो है देयर आर लाइक 20-25 different type of gloves that you can put on. उसमें it depends on what kind of work you are going to do the inside the laboratory accordingly. लेकिन हमारी जो diagnostic laboratories हैं, biotech की laboratories हैं, उसमें हम नायलॉन के यूज करते हैं या जो हमारे लेटेक्स के ग्लव्स होते हैं वो मोस्टली. अब इसमें ग्लव्स में भी इट्स नॉट ओनली about the gloves, it's also very very important that what is the size that you need for your personal protective. अब ये ना हो कि आपने लैब कोट पहना है वो इतना तंग हो कि आपके बटन ही बंद ना हो, ये भी मुमकिन है. अब आप ग्लव्स की बात करें तो आपको पता है कि ग्लव्स के जो है एटलीस्ट 5 डिफरेंट साइजेस होते हैं. एक्स्ट्रा स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है और एक्स्ट्रा लार्ज है. आपको कौन सा ग्लव्स जो है किस साइज का आता है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बड़ा ग्लव होगा और आपके हाथ छोटे होंगे तो आपकी ग्रिप जो है वो डिस्टर्ब होगी. आपका हाथ बड़ा है, आपके फॉर एग्जांपल लार्ज आता है, आप स्मॉल पहनने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत जल्दी टीयर हो जाएगा. ये सारी चीजें आपने इंश्योर करना होती है. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाई दिस लाइक कोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू दैट यू शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग. ये सारा करने का, समझाने का, बताने का मकसद ही ये होता है कि इंश्योर किया जाए कि आपको सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग है. फॉर एग्जांपल आपने मास्क कौन सा किस स्टेज पे पहनना है, आपको जो नॉर्मल सर्जिकल मास्क है वो किस लेबोरेटरी में पहन सकते हैं, N95 कहाँ पे हमें पहनना चाहिए, रेस्पिरेटर हमें कहाँ पे पहनना चाहिए, फिर जो है ग्लव्स कौन से हमें कहाँ पे पहनना चाहिए. फॉर एग्जांपल आपने
जेल रन करनी है, जेल रन करने के लिए आप हीट करते हैं, माइक्रोवेव में हीट करते हैं, तो आपको वहां पे हीट रेजिस्टेंट ग्लव्स जो हैं वो इस्तेमाल करने हैं। आपने N9 जो है लिक्विड नाइट्रोजन में कोई आपके सैंपल पड़े हुए हैं या आपके -80 में कोई सैंपल पड़े हैं, तो आपने क्रायोजेनिक ग्लव्स पहने हैं। अगर आप सिंपल जो है नायलॉन के ग्लव्स पहन के जाएंगे तो आपके हाथ जो है वो इतने फ्रीज हो जाएंगे कि वो you can't like work after that. So you have to like dwell the understanding that what kind of gloves you are going to use. So these are like simple things जो कि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि आपको लैब कोट पहनना चाहिए। सेफ्टी गॉगल्स सम टाइम रिक्वायरमेंट होती है कि देर आर स्प्लैशेस आ रहे हैं या आप किसी चीज को ग्राइंड कर रहे हैं, तो देर आर लाइक चांसेस दैट समथिंग कैन गो इनटू योर आईज। सो इन दैट केस यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। आपको फेस शील्ड चाहिए है या सिंपली आपको गॉगल्स चाहिए। सो यू आल्सो हैव टू डिसाइड दैट कि आपकी आईज की जो है वो प्रोटेक्शन हो सके। देन ग्लव्स का हमने डिस्कस किया, फेस मास्क की हमने बात की। देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स और उसके अकॉर्डिंगली आपने जो है वो ग्लव्स जो है वो पहनने होते हैं। देन नेक्स्ट थिंग इज हैंडलिंग केमिकल्स एंड hazardous मटेरियल। तो इसमें इस लाइक हमने पिछले लेक्चर में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, थोड़ा सा इसको हम ज्यादा जो है डिटेल में अभी डिस्कस करते हैं कि लैब्स में ये चीज़ें ज़रूर होती हैं। यानी लैब में अगर बायोलॉजिकल मटेरियल हो ना हो, केमिकल्स तो डेफिनेटली होते हैं। आपके जितने इक्विपमेंट्स हैं, इवन आपके जो ऑटोमेटेड इक्विपमेंट्स हैं उसके लिए भी केमिकल्स, यू हैव टू बाय दोज कैटरेजेस एंड यू हैव टू बाय ऑल दोज केमिकल्स जो कि आपकी लेबोरेटरीज में मौजूद होते हैं। उसमें आपने इंश्योर करना होता है कि इसकी कंपैटिबिलिटी हो, कि आपने देखना है कि कौन से केमिकल्स आपने कहाँ पे रखने हैं। ऐसा ना हो एसिड्स को आप बेसिस के साथ रखेंगे तो वो रिएक्शन होगा, इस थर्मोजेनिक रिएक्शन, वहाँ पे आग लग सकती है। आप एसिड्स को अगर सार्स के साथ रखेंगे, बेसिस को अगर सार्स के साथ रखेंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अगर वो कहीं से मिलते हैं, कहीं लीकेज होती है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो फायर हो सकती है। तो आपने कंपैटिबिलिटी चेक करनी होती है। फिर वेंटिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर्टन केमिकल आपका फॉर एग्जांपल बायोटेक्नोलॉजी की लेबोरेटरी है जिसमें आप डीएनए एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं या आरएनए एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो उसमें आप क्लोरोफॉर्म यूज करते हैं या इस तरह के दूसरे केमिकल। तो आपने देखा होगा कई दफा आप एक साइड पे इवन बॉटल ओपन करें तो आपको दूसरी लेबोरेटरी, इवन बड़ी लेबोरेटरीज में यू कैन स्मेल इट दैट क्लोरोफॉर्म है या फिनोल है कहीं ओपन हुआ, तो आपको उसके फौरन से जो वेपर्स हैं देख वो इनटू द लेबोरेटरी और आपको वो महसूस होना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसी केमिकल्स को जब हम डील करते हैं वी हैव टू वर्क इनसाइड द फ्यूम हुड। फ्यूम हुड के बगैर आप काम नहीं करेंगे। सो वी हैव टू इंश्योर दैट देयर शुड बी प्रॉपर वेंटिलेशन। अब इसमें इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं। फॉर एग्जांपल आप इवन जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस वो ये कहती हैं कि अगर आप लिफ्ट में जा रहे हैं और लिफ्ट में आप लिक्विड नाइट्रोजन को ट्रांसफर करें, तो आपने उस सूरत में इंश्योर करना होता है कि कोई और बंदा उसमें मौजूद ना हो, क्योंकि अगर उसका एक्सीडेंटली स्पिल होता है और लिक्विड नाइट्रोजन भर जाती है तो वो आप फेंट हो सकते हैं उस एरिया में। तो आपने इस चीज़ को इंश्योर करना होता है। जहाँ पे लिक्विड नाइट्रोजन होती है वहाँ पे वेंटिलेशन का भी आपको इंश्योर करना होता है कि उसमें हवा किसी ना किसी तरफ से आती रहे, क्योंकि अगर हवा नहीं आएगी और वो कहीं लिक्विड नाइट्रोजन बहुत ज्यादा फिल होती है और आप उस एरिया में जाते हैं तो you can get faint. So these are like the things that you have to ensure while working inside that. Then there is also like chemical spills. If there is any chemical and that's spilled in the laboratory, for example, you are working and you have like spilled some acid or you have spilled some base, if you have spilled some oxidative chemical, if you have spilled like chloroform or phenol. So there is just like we have a biological spill kit, we have a chemical spill kit जिसमें हम इंश्योर करते हैं कि हम उसको प्रॉपरली लाइक हमारे पास सोकिंग के लिए ऐसा होना चाहिए मटेरियल कि अगर उसको सोक करते हैं तो वो फायर रेजिस्टेंट हो। ऐसा ना हो कि आप सोकिंग के लिए उसमें कोई कपड़ा डालें और वो फौरन जो है इट इट कैन कैच द फायर। So there is a like spill response, and you should have like proper understanding कि आपने कौन सा स्पिल को किस तरह से क्लीन। लेकिन हमारा ये तो एक्सीडेंट्स की सूरत में होते हैं। नॉर्मली हमारी स्पिल्स जो होती हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी केमिकल स्पिल हुआ है, बायोलॉजिकल स्पिल की हम ट्रेनिंग भी करेंगे और केमिकल स्पिल की भी हम करेंगे, लेकिन इनकी अलग अलग सेकेट्स होती हैं टू इंश्योर कि आपकी स्पिल जो है वो क्लीन हो जाए। नॉर्मली हमारी लेबोरेटरीज में स्पिल्स होती रहती हैं, ब्लड की स्पिल्स होती है, तो उसको कैसे क्लीन आपने करना है, क्योंकि ब्लड कुड बी blood is a hazardous material. It could be rich of different pathogens. उसकी proper disposal जो है that's very important. And then finally हमने जितना भी हमारे पास chemical waste होता है उसकी disposal जो है that's very very important. Because certain chemical, for example, if we are working in a biotechnology laboratory, तो उसमें हम एथिडियम ब्रोमाइड यूज करते हैं। एथिडियम ब्रोमाइड इज
इन नॉन कैंसरजेनिक कार्सिनोजेनिक कंपाउंड, या हम फॉर्मेल्डिहाइड यूज कर रहे होते हैं, या इस तरह के दीगर केमिकल्स हम जो है वो यूज कर रहे होते हैं. सो इन ऑल दोज केसेस वी हैव टू इंश्योर दैट दे शुड बी प्रॉपरली डिस्पोज. आप उसमें हमारी फॉर एग्जांपल मैं जब इंटरनेशनल लेबोरेटरीज में काम करता था, तो वी यूज टू हैव लाइक एक्टिवेटेड चारकोल. तो हम एक्टिवेटेड एथिडियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन को एक्टिवेटेड चारकोल से पास करते थे, और उसके बाद उसकी प्रॉपर डिस्पोजल होती थी. बायोलॉजिकल के लिए हम अलग से डिस्पोजल का मेथड है, उस पर हम पूरा एक जो है लेक्चर होगा कि हम इसकी डिस्पोजल केमिकल को कैसे डिस्पोज करते हैं, बायोलॉजिकल मटेरियल को कैसे डिस्पोज करते हैं, शॉप्स को कैसे हम डिस्पोज करते हैं, और जो नॉन पैथोजेनिक मटेरियल होता है उसकी कैसे डिस्पोजल होती है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. At least you should have a very good understanding of how we are going to do the disposal of all these materials. So this is about the chemical and hazards. So then we are going to discuss the next thing is about electrical safety. You know, it's also very important. लास्ट टाइम भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आई gave you an example while I was like studying in Duke University in United States. There was a huge facility of zebrafish, and all burned into ashes due to an electrical accident, and it caught the fire. So this can happen. Even like I gave you the example of my own laboratory in where I was working, and we switched on one of the equipment, and there was like some short circuiting, and it caught fire inside the laboratory. So this can happen, and that's why we have to ensure that there is a proper like electrical safety inside the laboratory. आपको इसमें ये भी होता है कि आपको कोई इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, दैट कुड बी वेरी डेंजरस. आपको पता है few सेकंड का शॉक जो है it could be like a death sentence. So it's very very important that we should ensure that के जितने हमारे इक्विपमेंट है उसमें इलेक्ट्रिक शॉक ना हो लग सके, और उसकी अपनी जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी है ताकि कोई फायर ना हो सके. तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसमें हमें ग्राउंडिंग करनी होती है. ये तो आपको जो आप जब लैब डिजाइन कर रहे होते हैं या इक्विपमेंट आपके पास आते हैं, जिनकी ग्राउंडिंग करनी होती है, वो आपका जो इलेक्ट्रिशियन है वो आपको बताता है कि इसके लिए हमें ग्राउंडिंग करनी है. जैसे फॉर एग्जांपल आजकल हम बहुत ज़्यादा सोलर पैनल, हमारी लेबोरेटरी सोलर पे रन हो रही है. सोलर आपको पता है पैनल्स के लिए जो है वी हैव टू डू द ग्राउंडिंग. अगर ग्राउंडिंग नहीं करेंगे तो देर आर चांसेस कि वो बर्न हो जाए, जैसे कि लाइटनिंग होती है क्लाउड से, और उससे भी वो डैमेज हो सकते हैं. And so grounding is very important. We have to ensure that all electrical equipment is properly grounded to prevent the risk of shock. तो उसमें प्रॉपर इसमें इवन ब्रेकर्स आते हैं. हमारे पास कुछ ऐसे इक्विपमेंट है, जैसे हमारे पास इधर एक इक्विपमेंट पड़ा हुआ है, इसके जो प्लग है उसके अंदर ब्रेकर मौजूद है. कोई भी शॉर्ट सर्किटिंग हो तो इट कैन स्विच इट ऑफ ऑटोमेटिकली. दिस इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पाकिस्तान के इक्विपमेंट में मोस्टली ऐसा नहीं होता, लेकिन इंटरनेशनली जो होता है वो इन सारों को इंश्योर कर रहे होते हैं. देन कार्ड की मैनेजमेंट प्रॉपरली होनी चाहिए. ओपनली आपको पता है कार्ड्स नहीं होने चाहिए. आपकी वो चेयर के नीचे आ सकते हैं, आपके स्टूल के नीचे आ सकते हैं, वहां से डैमेज हो सकती हैं, और उससे शॉर्ट सर्किटिंग हो सकती है. देन वी आल्सो हैव टू डू द इंस्पेक्शन ऑफ इक्विपमेंट. कई दफा ऐसा होता है कि समटाइम rodents can enter into the laboratory. They are they are uh, such a problem for some of the laboratories. And like in government sector, I have often seen that those rodents, they are like moving inside the laboratory. Even you have very very expensive equipment, they can like go inside the equipment, and they can like जितने rodents होते हैं, they love to play with the wires. तो वो wires की जो है उसको breakage कर देते हैं, उसको कट कर देते हैं, और उसको ओपन कर देते हैं, उसका जो इंसुलेशन होती है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें रोडेंट कंट्रोल भी करना होता है लेबोरेटरीज में, और इक्विपमेंट की इंस्पेक्शन भी करते रहना चाहिए. कि कोई अगर सम टाइम आपका करोड़ों रुपए का इक्विपमेंट होता है, लेकिन उसकी इंस्पेक्शन आप नहीं करते और उसके ऑन करते हैं, तो रोडेंट्स अपना काम उसमें कर चुके हैं. तो रोडेंट्स का जो है इट्स वेरी वेरी, एंड आपने बताया एक साइलेंट ऑब्जर्वर तो हमेशा लेबोरेटरीज में होता है. लीजर्स जो होती हैं, दे आर देयर इनसाइड द लैब. इवन बहुत अच्छी जगह पे आप काम कर रहे हैं, lizards are there. They can like we have to control them as well. We have to, but we specifically, if you are on the ground floor, then you have to ensure that rodents shouldn't enter into your laboratory. क्योंकि दे कैन प्ले हैवक. मेरी गाड़ी में rodents चले गए थे, एंड दे लाइक उन्होंने इतना नुकसान किया था. इट्स वेरी हार्ड टू मूव them out. And then we should ensure the fire safety and
इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। आपको पता है कि फायर अगर हो जाती है एक्सीडेंटली, तो उसमें भी रेगुलेटरी जो है वो कंप्लायंस के लिए ये होता है कि आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, आपके पास वाटर की लाइन मौजूद होती है, आपके पास जो है आप जो है हमें फर्दर उसमें काम करना होता है, देयर आर इमरजेंसी एग्जिट्स होते हैं। वी हैव टू इंश्योर दैट ऑल थिंग्स शुड बी देयर। इमरजेंसी एग्जिट्स आर द मस्ट रिक्वायरमेंट इन ऑल द लेबोरेटरी सेटिंग्स के। अगर कोई भी इमरजेंसी होती है, अर्थक्वेक आता है, फायर हो जाती है, या और कोई ऐसी कंडीशन होती है, सो देयर शुड बी सम इमरजेंसी एग्जिट। फायर के हवाले से जो है सारे इक्विपमेंट्स मौजूद होने चाहिए। और समटाइम आपको पता है कि फायर फॉर एग्जांपल ऑयल की अगर फायर है तो वो वाटर से नहीं उसे हम एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। उसके लिए भी देयर आर सर्टेन केमिकल्स जो हमें थ्रू करने होते हैं। आजकल फायर बाल्स होते हैं, लाइक इवन यू आर नॉट इनसाइड द लेबोरेटरी, फायर बाल शुड बी देयर कि अगर कोई भी फायर होता है, फायर बाल जो है दे explode and they can prevent the fire. Then there should be emergency plan that should be there inside the laboratory कि आपका कोई भी अगर इमरजेंसी सिचुएशन होती है। और वैक्यूएशन के ड्रिल्स, दिस इज एन इंटरनेशनल प्रैक्टिस। आपको भी जो भी लैब इंचार्ज है आप में से, आपको भी ये सम टाइम करनी चाहिए। आफ्टर मे बी 6 months or 3 months, once you can do, you can mark some area outside the hospital or in your laboratory. Then you can like आप जो इमरजेंसी सायरन होते हैं उसको ऑन करते हैं। इमरजेंसी सायरन का मतलब ये होता है यू हैव टू लाइक वट एवर वर्क यू आर डूइंग, यू हैव टू स्टॉप योर वर्क एंड यू हैव टू रन आउट ऑफ द बिल्डिंग। ये आपको ड्रिल जो है, दिस इज अ कॉमन प्रैक्टिस। लाइक आई वाज वर्किंग इन यूएस, आई वर्कड इन यूरोप, आई वर्कड इन जापान। दिस इज व्हाट दे डू द थिंग्स इन रूटीन, ताकि कोई भी अगर इमरजेंसी सिचुएशन होती है आपको पता होना चाहिए। और उसमें वो सारे लाइक लिफ्ट्स बंद हो जाती हैं, आपने स्टेयर से जाना होता है, तो आपको सारा पता होना चाहिए कि इमरजेंसी एग्जिट कहाँ पे है, आपने कहाँ पे पहुंचना है, कितनी जल्दी पहुंचना है। तो वो वहाँ पे आपकी प्रॉपर जो है वो कर रहे होते हैं। देन इस पे हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। वेस्ट जो है आपको पता है कि हमारे पास बायोहैज़र्ड वेस्ट होता है, इसका एक प्रॉपर डिस्पोजल का वे होता है। आपके पास जितने शॉप्स हैं, कंटेमिनेटेड मटेरियल्स हैं, इन्फेक्शंस जो इन्फेक्टियस मटेरियल है, उसको आपने किस तरह से डिस्पोज करना है। तो इस पे पूरा हम एक लेक्चर रखेंगे हमारे वेस्ट डिस्पोजल के। उसमें बायोलॉजिकल वेस्ट जो है, शॉप्स को आप किस तरह से मूव करते हैं, शॉप कंटेनर दैट्स ए मस्ट रिक्वायरमेंट इनसाइड द लेबोरेटरी। फॉर एग्जांपल आपके पास नीडल हैं, सिरिंजेस हैं, ब्लेड्स हैं, जितने भी शॉप्स के कंटेनर्स हैं, यू हैव टू हैव ए शॉप कंटेनर इनसाइड द लेबोरेटरी। सो यू शुड, और सिर्फ शॉप कंटेनर ही नहीं होना चाहिए, उसमें एक उसकी एक प्रॉपर रिक्वायरमेंट है कि यहाँ तक आपने इसको फिल करना है शॉप कंटेनर को। उसमें जो है डिकंटामिनेशन का एक सोल्यूशन मौजूद होता है, हम उसमें ब्लीच ऐड करते हैं, उसमें हम कुछ और डिटर्जेंट ऐड करते हैं, दैट्स आल्सो वन ऑफ द थिंग। अनदर इज फिर आप उसको मूव कहाँ करते हैं, किस तरह से आप उसको डिस्पोज करते हैं, किस एरिया में डिस्पोज करते हैं। आप उसे कभी भी ओपनली डिस्पोज नहीं करते, यू हैव टू लाइक मोस्टली हम उसको एक प्रॉपर वे होता है, या तो हम उसे इंसनरेट इतने टेम्परेचर पे करते हैं कि वो मेल्ट डाउन हो जाता है। दूसरा ये होता है कि उसको हम उसको हम बरी करते हैं। बरी के लिए भी एक प्रॉपर इसका प्रोसीजर है कि आपके जितने शॉप्स हैं उसके लिए आप एक जो है होल डिग करते हैं, उसको आप पूरा सीमेंटेड करते हैं, उसके बाद उसको और उस पूरे एरिया को आप मार्क कर देते हैं कि यहाँ पे शॉप्स डिस्पोज है। फिर केमिकल का हमने बताया है कि हमने जितने भी केमिकल वेस्ट हैं उसके भी प्रॉपर डिस्पोजल होती है, उसका एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है जो कि हमने फॉलो से करना है। और जनरल वेस्ट को हमने हमेशा से सेपरेट, सेग्रीगेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यही आपका जो जनरल वेस्ट है इसको आप अगर, हमारा जो बायोलॉजिकल केमिकल वेस्ट होता है बहुत थोड़ा सा होता है, लेकिन अगर वो जनरल वेस्ट से साथ मिल जाए तो वो एक तो उसका डिस्पोजल का जो है दैट वुड बी वेरी वेरी एक्सपेंसिव। वी आर लेफ्ट विद जस्ट अ मिनट ऑफ टाइम ऑन जो है हमारी जो जूम है उसमें जो ये डिस्प्ले कर रहा है, वी जस्ट लेफ्ट विद ए 1 minute. So we can conclude at the end that we have to prioritize safety, as I mentioned, is very important for your own protection, for the protection of your experiment, for the protection of environment. So we have to prioritize it, and we have to do the continuous improvement. That is also very very important because we have to improve the things. We have to learn कि new regulations क्या आ रही हैं, किस तरह से नई साइनेज आ रही हैं, किस तरह से हमें को, and this is all collaborative efforts कि we have to like collaborate with each other कि जिससे आप एक बंदे ने इसको इंश्योर नहीं कर सकता, we have to ensure that everybody is there and all work together to ensure the safety. तो ये जी हमारा आज का